हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। देखिए, हम लोग डीएलएड थर्ड सेमेस्टर का जो प्रीवियस ईयर पेपर हुआ था एसएसटी का, उसको हम लोग तैयार कर रहे हैं। ठीक है, तो उसमें हम लोग 2016 के पेपर्स को देख रहे थे। जो 2016 में पेपर हुआ था उसको देख रहे थे। इसको हम लोग 3 पार्ट में कवर किया है। एक हमारा 10 क्वेश्चन लगभग बच गया था, तो उसको हम लोग चौथे पार्ट में देखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। इसके पहले हम बात कर लेते हैं अपने ऐप के बारे में। आप अपने स्क्रीन पे देख रहे होंगे, आपको सत्यम क्लासेस के नाम से एक ऐप दिखाई पड़ रहा होगा। ये हमारे यूट्यूब चैनल का ऐप है। आपको इसी नाम से आपको हमारा यूट्यूब चैनल भी मिला होगा और इसी नाम से हमारा ये ऐप भी बन रहा है, जिसमें आप अपने डीएलएड के सारे सेमेस्टर, वो चाहे आपका फर्स्ट सेमेस्टर हो, सेकेंड सेमेस्टर हो, मतलब फर्स्ट से लेकर के फोर्थ सेमेस्टर तक के सभी सब्जेक्ट की तैयारी आप यहाँ से कर सकते हैं। खास करके अभी प्रेजेंट टाइम में फोर्थ सेमेस्टर के आपको पेड कोर्स वहाँ पे मिल जाएंगे, जिसमें आपका इंग्लिश का पेड कोर्स तो अभी बन रहा है। इंग्लिश वाला पेड कोर्स अभी आपको प्रोवाइड हो जाएगा, लेकिन इसके पहले आप देखिए तो मैथ के, ठीक है, मैथ और साथ में एसएसटी, इन दोनों के कोर्स वहां पे आपको मिल जाएंगे। अगर आप इन दोनों कोर्स को अलग अलग लेना चाहें तो अलग अलग भी ले सकते हैं। जैसे कुछ बच्चों का मैथ में बैक होगा तो वो चाहे तो अलग ले सकते हैं, लेकिन जो बच्चे फोर्थ सेमेस्टर में अभी हैं या कह सकते हैं थर्ड का एग्जाम देंगे तो फोर्थ में वो जाएंगे ही जाएंगे, तो वो मैथ और एसएसटी का कॉम्बो कोर्स भी ले सकते हैं। ठीक है, तो आप इसको अपने जब आप खोलेंगे प्लेलिस्ट खोलेंगे तो आपको तो हमारा वीडियो मिलता ही मिलता है। साथ में जब आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो इस ऐप की लिंक भी आपको मिल जाएगी। ये प्ले स्टोर पे आपको ऐप मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। देखिए, 2016 का जो पेपर हुआ था उसमें हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस, जैसे वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन जो थे वो खत्म हो चुके थे। इसके बाद अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन भी खत्म हो चुका था, जिसमें से 3-4 क्वेश्चन बचा है। इस वीडियो में हम लोग उसको देखेंगे। और लघु उत्तरीय के भी जो क्वेश्चन बचे हुए थे वो तीनों वीडियो में जिनको हम नहीं देख पाए थे उसको इसमें कवर करेंगे। ठीक है, तो देखिए, पहला ही क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिखाई पड़ रहा है कि अंटार्कटिका की खोज में गए भारतीय दल में कुल कितने सदस्य थे। ठीक है, अंटार्कटिका की बात कही जा रही है। अंटार्कटिका आप लोगों को पता होगा कि कहाँ पर होगा, तो आप लोग हमको एक बार कमेंट करके बता सकते हैं कि अंटार्कटिका किस क्षेत्र में पड़ता है, उत्तरी ध्रुव में पड़ता है या दक्षिणी ध्रुव में पड़ता है। ठीक, देखिए, मैं आपको बताते चलती हूँ। जब आप देखेंगे पूरा का पूरा पृथ्वी, ठीक है, पृथ्वी देखेंगे, तो जब हम दक्षिणी ध्रुव पर जाते हैं तो दक्षिणी ध्रुव पे ही हमारा पड़ता है अंटार्कटिका वाला क्षेत्र। ठीक है, ये महाद्वीपों में इसकी गिनती होती है, लेकिन यहाँ पे इतना बर्फ होता है कि इसको श्वेत महाद्वीप कहा जाता है। अंटार्कटिका को क्या कहा जाता है? श्वेत महाद्वीप कहा जाता है। श्वेत महाद्वीप, क्योंकि यहाँ पे इतने बर्फ जमे होते हैं कि ये पूरी तरीके से सफेद चद्दर की तरह आपको दिखाई पड़ेंगे। ठीक है, तो इसकी खोज बहुत बाद में की गई थी। बाद में आप देखेंगे तो 1960 के लगभग जब आप देखेंगे तो रोनाल्ड एमंडसन ने इसकी खोज की थी। लेकिन जब भारतीय दल की बात हम करें तो भारत का जो पहला दल, ठीक है, भारत का जो पहला दल अंटार्कटिका पर गया था उसमें कुल 21 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? 21 सदस्य थे। ठीक है, और ये गए कब थे? इनका हम डेट याद कर सकते हैं, टाइम याद कर सकते हैं। तो ये सब 28 दिसंबर 1982 को गए थे। ठीक है, यानी कि कह सकते हैं कि अंटार्कटिका के खोज में पहला जो अभियान था भारत का, उसमें 21 सदस्य गए थे और वो डेट क्या था? 28 दिसंबर 1988 का। इसी से रिलेटेड हम कुछ चीजें और आपको बता देते हैं। जैसे कि आप देखेंगे अंटार्कटिका वाले क्षेत्र पर तो भारत के 3 शोध शोधशालाएं स्थापित हैं, या हम कह सकते हैं कि अनुसंधान केंद्र स्थापित हैं, जिसका नाम इस तरह से है। पहला दक्षिण गंगोत्री आपको मिल जाएगा। ठीक, दूसरा नाम आपको मिल जाएगा मैत्री, और तीसरा आपको मिल जाएगा भारती, या भारत भारती भी कहीं आपको मिलेगा। ठीक है, तो जो भी आपको मिले इस तरह से आप देख सकते हैं। तो ये 3 जो है वो भारत के शोधशालाएं हैं जो अंटार्कटिका वाले क्षेत्र पर स्थापित किए गए हैं। क्यों वहीं पर स्थापित किए गए? इसके पीछे का बड़ा फैक्ट ये है कि वो जो अंटार्कटिका का क्षेत्र है वो पूरी तरीके से निर्जन है। ठीक है, वहां पे कोई रहता नहीं। क्यों नहीं रहते? क्योंकि भैया वो तो इतना श्वेत महाद्वीप खुद ही है, पूरा बर्फ से ढका हुआ है। तो मनुष्य को रहने के लिए अनुकूलित दशाएं चाहिए। अनुकूलित दशाओं में उनको भोजन और पानी होना जरूरी है।
ठीक है। तो यहाँ पे वो दोनों की कमी होगी, क्योंकि बर्फ तो पूरा है, पानी जो भी रहेगा वो बर्फ बन जाएगा, तो पियेंगे क्या, और खाने के लिए वहां पे ऐसा जमीन नहीं है कि वो खाने या कह सकते हैं अनाज की उपज कर सके। ठीक है। तो बहुत सारे देशों की कह सकते हैं कि अंटार्कटिका वाले क्षेत्र पर शोधशालाएं स्थापित है, जिसमें भारत की ये 3 शोधशाला वहां पर स्थापित है। ये क्वेश्चन आपसे सेमेस्टर में पूछा जा सकता है, और साथ में ये क्वेश्चन 2016 में पूछा गया था, तो हम इसको बता दिए। यही देखिए क्वेश्चन है कि कितने सदस्य गए हुए थे, तो आप देख लीजिए 21 सदस्य गए थे। आप डेट भी याद कर सकते हैं, 28 दिसंबर 1982। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समवर्ती सूची में आने वाले 4 विषयों के नाम लिखिए। कौन कौन से विषय समवर्ती सूची में आएंगे। ठीक है। तो देखिए हम पहले बता देते हैं कि ये समवर्ती सूची है क्या। जब आप देखेंगे भारत का संविधान, ठीक है, जब संविधान देखेंगे भारत का संविधान, तो भारत के संविधान में आपको 7वीं अनुसूची मिलेगी। ठीक है। क्या मिलेगी? 7वीं अनुसूची मिलेगी, जिसमें केंद्र और राज्य के शक्तियों का क्या किया गया है, विभाजन किया गया है। केंद्र एवं राज्य के शक्तियों का विभाजन। ठीक है। केंद्र एवं राज्य के शक्तियों का विभाजन किया गया है, विभाजन किया गया है। अब ये केंद्र और राज्य की शक्तियां क्या है, जैसा हम सबको पता है कि हमारे ऊपर अगर देखें तो द्वैध शासन काम करता है। कैसा शासन काम करता है? द्वैध शासन काम करता है। कैसे? हमारे ऊपर प्रधानमंत्री जी भी कहेंगे भैया ये काम करो, और हमें मुख्यमंत्री जी भी कहेंगे ये काम करो। ठीक है। तो हमको तो दोनों का सुनना पड़ेगा, क्योंकि हम अगर मुख्यमंत्री का नहीं सुनेंगे तो स्टेट के नहीं रहेंगे, और प्रधानमंत्री के नहीं सुनेंगे तो राज्य देश के नहीं रहेंगे। ठीक है। हमारे ऊपर कुछ भी वो कर सकते हैं, नेता हैं। तो इस तरीके से 7वीं अनुसूची में ये चीज रखा गया है कि ये दोनों अपने कानूनों को लेकर के झगड़ा ना करना शुरू कर दे कि भैया मेरा कानून लागू होना चाहिए, मेरा कानून लागू होना चाहिए। तो इसलिए क्या किया गया है कि कुछ चीजों को समवर्ती सूची में रख दिया गया है। ठीक है। अब देखिए 7वीं अनुसूची में जब देखेंगे तो 7वीं अनुसूची में केंद्र और राज्य की शक्तियों को विभाजित करने के लिए 3 सूचियां बनाई गई हैं, जिसमें पहला आता है संघ सूची, दूसरा आता है राज्य सूची, तीसरा आपको मिलेगा समवर्ती सूची। समवर्ती सूची। ठीक है। संघ सूची किसको कहते हैं? जिस पे सिर्फ और सिर्फ केंद्र का कानून लागू हो। राज्य सूची किसको कहते हैं? जिस पे सिर्फ और सिर्फ राज्य की बातें या राज्य के नियम कानून लागू हो। और समवर्ती सूची किसे कहते हैं? तो समवर्ती सूची उसे कहते हैं जिस पर राज्य और संघ, ठीक है, यानी कि कह सकते हैं राज्य और केंद्र दोनों मिलकर के कानून बनाए, उनको हम क्या कहेंगे? समवर्ती सूची के अंतर्गत रखते हैं। तो अगर हम देखें तो राज्य और सूची ऐसा कई विषय है जिस पर वो साथ में कानून बना सकते हैं, जिनको हम समवर्ती सूची कहते हैं। तो पहला हम उसमें रख सकते हैं शिक्षा को। ठीक है। किसको रख सकते हैं? शिक्षा को रख सकते हैं। बिल्कुल, शिक्षा पर केंद्र भी कानून बनाता है और राज्य भी कानून बनाता है, मतलब कि दोनों के नियम लागू किए जाते हैं, और जो नियम कह सकते हैं कि अच्छे होते हैं या हमारे लिए जरूरी हो, वही हमारे ऊपर फॉलो होते हैं। ठीक है। अगर राज्य सूची का बना हुआ कोई कानून शिक्षा के विषय में सही नहीं है तो वो केंद्र वाला लागू हो जाता है। ठीक है। यानी कि शिक्षा एक ऐसा फील्ड है जहां पर राज्य और केंद्र दोनों मिल करके कानून बनाते हैं। ठीक है। दूसरी चीज आपको मिल जाएगी चिकित्सा। क्या मिल जाएगी? चिकित्सा। अभी आप लोग देख रहे हैं कोविड का टाइम चल रहा है, राज्य सरकारें क्या कर रही हैं कि फ्री इंजेक्शन लोगों को लगवा रही हैं, वैक्सीन लगवाना शुरू की। तो केंद्र का ये काम बनता है कि वो राज्य को फ्री में प्रोवाइड कराए, ताकि राज्य फ्री में उसको अपने नागरिकों को बांट सके। अब मान लीजिए केंद्र फ्री में ना बांटता तो क्या राज्य लगा पाते? तब भी लगा सकते थे, अगर वो चाहें, अगर उनके पास फंड है तो लगा सकते थे। ठीक है। लेकिन चिकित्सा एक ऐसा माध्यम बनाया गया है कि जिसपे समवर्ती सूची को जिसमें रख दिया गया है। अगर मान लीजिए समवर्ती सूची में नहीं रहता, ये राज्य सूची में हो जाता, तो केंद्र कहता भैया कोविड तो राज्य सूची के अंतर्गत आ गया, चिकित्सा राज्य का काम है तो राज्य वाले करेंगे, हमें क्या करना है। तो वो विदेशों से सहायता नहीं मांगते। ठीक है। दूसरी चीज विवाह। ठीक है। विवाह पे जितने भी कानून बनाए गए हैं वो समवर्ती सूची में रखे गए हैं। पहले ये जो था विवाह जो था वो राज्य सूची का विषय था, लेकिन 42वां संविधान संशोधन द्वारा इसको निकाल करके कहाँ रख दिया गया है? समवर्ती सूची में रख दिया गया है।
और साथ में हम कह सकते हैं कि जो बिजली है, बिजली भी समवर्ती सूची का विषय है। इसके साथ साथ आपको बहुत सारे चीज मिल जाएंगे, जैसे नाप तौल मिल जाएगा। नाप तौल भी समवर्ती सूची का विषय है, मतलब जो हम कांटे का प्रयोग करते हैं उस सब पे नियम कानून कौन बनाता है, समवर्ती सूची का विषय है। दोनों मिलकर के कानून बनाएंगे, ठीक है। वन भी जो है वो समवर्ती सूची का विषय है। इसके साथ साथ जब वन्य है तो वन्यजीव भी होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं केंद्र और राज्य दोनों के ऊपर बहुत केंद्र और राज्य दोनों मिल करके समवर्ती सूची पे जब कानून बना रहे हैं तो उसमें हमारे वन, वन्यजीव, नाप तौल, बिजली, शिक्षा, चिकित्सा, विवाह, इस तरह से बहुत सारी चीजें आ जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल एक लाइन में क्वेश्चन पूछा था, आपको एक लाइन में जवाब देना था। 4 विषय पूछे हुए थे, तो इसमें से कोई भी 4 विषय आप उठा करके लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के तीनों सेनाओं का प्रधान कौन होता है, ठीक है। तो आप लोगों को इतना तो पता होगा, आप सेमेस्टर में हैं, बीटीसी कर रहे हैं, डीएलएड कर रहे हैं, एक टीचर होने जा रहे हैं, तो इतना तो आपको पता होगा कि भारत में 3 सेनाएं काम करती हैं। जल सेना, जल सेना, थल सेना, जल सेना, थल सेना, और एक और सेना होती है हमारे यहाँ, वायु सेना, ठीक है। यानी कि वो सेनाएं जो जल पे आप कह सकते हैं कि जो समुद्रों में हमारे देश की रक्षा करती है, समुद्रों के माध्यम में या समुद्रों में रह करके हमारी रक्षा करती हैं, वो जल सेना के अंतर्गत आती हैं। जो मिलिट्री होते हैं, जो जमीन पे रह करके हमारे देश की रक्षा करते हैं, वो थल सेना, और जो हवा में रह करके हमारे देश की रक्षा करते हैं वो वायु सेना, ठीक है। तो ये तीनों सेनाओं को मिला करके जो इन तीनों का प्रमुख होता है या प्रधान हम कह सकते हैं, वो देश का राष्ट्रपति होता है। कौन होता है, राष्ट्रपति होता है, ठीक है। अगर ये तीनों सेनाओं का जो प्रमुख है वो राष्ट्रपति नहीं होता ना, तो कभी भी तख्ता पलट हो सकता था। कैसे तख्ता पलट हो सकता था, क्योंकि इन्हीं तीनों सेनाओं के माध्यम से ही पूरा देश चलता है। अब मान लीजिए कि इन तीनों का प्रतिनिधित्व तो हम किसी और को दे दिए, किसी दूसरे आदमी को दे दिए, तो जब ये कहेगा कि भैया राष्ट्रपति के खिलाफ बगावत कर दो, ये राष्ट्रपति के खिलाफ बगावत कर देते। राष्ट्रपति के खिलाफ बगावत करते तो पूरे देश का शासन इस व्यक्ति के हाथ में आ जाता जो तीनों सेनाओं का प्रमुख था, ठीक है। तो ये चीजें जो है हमारे देश में काफी अच्छी हैं कि ये तीनों सेनाओं का जो प्रमुख होता है वो कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। अभी हाल ही में एक देश में ये घटना सामने आई है कि वहां पे तख्ता पलट हो गया है, ठीक है। तो आपको अगर पता होगा तो आप कमेंट में हमको इसको बताएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष होता है। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है, वन लाइनर क्वेश्चन है। आप लोगों को ये पता होगा कि जो हमारा संसद है उसमें 3 तरह के लोग काम करते हैं। एक राज्यसभा होता है, ठीक है, एक राष्ट्रपति होता है, और कौन होता है, लोकसभा होता है। इन तीनों को मिला करके क्या बनता है, संसद बनता है, ठीक है। अब देखिए राज्यसभा का तो कभी ये भंग नहीं होता, इनके सदस्यों का कार्यकाल जो होता है वो कितना होता है ये आप हमको कमेंट में बताएंगे। लेकिन उसके पहले आप लोग इतना जानिए कि लोकसभा जो होता है हर 5वें वर्ष पे क्या हो जाता है, भंग हो जाता है। भंग होने का मतलब कि भैया जितने लोग हो सबकी छुट्टी, ठीक है, फिर से चुनाव होंगे। तो लोकसभा के सदस्यों का, अब जब ये लोकसभा भंग हो गई तो जितने सदस्य रहेंगे उनका कार्यकाल खत्म हो जाएगा ना। तो कह सकते हैं कि लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष होता है, तो 5 वर्ष होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। देखिए ये क्वेश्चन जो है ये हमारे लघु उत्तरी का क्वेश्चन है, ठीक, मतलब 5वें क्वेश्चन से 10 के बीच में जितना हम करेंगे सब लघु उत्तरी का रहेगा। इसके पहले सारे अति लघु उत्तरी के क्वेश्चन थे, ठीक। तो देखिए लोहा को अगर हम देखें तो बहुत सारे टाइप्स के आपको मिलेंगे, लेकिन यहाँ पूछने का मतलब सिर्फ 2 तरह के लोहों से आप रखेंगे, या कह सकते हैं कि 2 तरह के लोहे का मतलब आपको यहाँ रखना है, कोई विशेष ज्यादा आपको मतलब नहीं रखना है। वो कौन कौन से 2 लोहे हैं, तो पहला आप लोग नाम सुने होंगे पिटवा लोहा के बारे में, ठीक है। पिटवा लोहा का नाम सुने हैं, एक होता है पिटवा लोहा और दूसरा क्या होता है, ढलवा लोहा होता है, ठीक है, ढलवा लोहा। इसी से आपसे मतलब है और किसी से ज्यादा मतलब नहीं। पिटवा लोहा जो होता है ये बहुत शुद्ध लोहा होता है, ठीक है, एकदम शुद्ध लोहा होता है। और इसमें जो कार्बन की मात्रा होती है, कार्बन की जो मात्रा होती है वो 0.15% होती है। देखिए कितना कम कार्बन होता है इसमें, ठीक है। और ये 99% तक शुद्ध होता है, ठीक है, 99% तक शुद्ध होता है। और ये इतना मुलायम होता है कि इसको हाथ से मोड़ा जा सकता है।
ठीक है। पिटवा लोहा पूरी तरीके से क्या होता है, शुद्ध लोहा होता है। लेकिन जो ढलवा लोहा होता है इसमें क्या किया जाता है कि कुछ और भी तत्व मिला दिए जाते हैं, या हम कह सकते हैं अन्य धातुओं के मिलाने से बनता है। अन्य धातुओं के मिलाने से बनता है, मिलाने से बनता है। ठीक है, कैसे? क्योंकि अगर हम इसमें दूसरे धातु नहीं मिलाएंगे, देखिए अभी हम पिटवा में बताया कि इतना प्योर होता है ये कि हाथ से आप इसको मोड़ सकते हैं, तो लोहे का कोई महत्व ही नहीं रह जाता। अगर आप गेट लोहे का बना करके लगा देते, कोई भी आदमी मोड़ करके गेट को दूसरे रास्ते से अंदर घुस जाता। ठीक है, लेकिन अगर हम उसमें कोई अन्य धातु मिला देंगे तो वो धातु कैसा बन जाएगा, वो ठोस बन जाएगा। इतना ठोस बन जाएगा कि कोई इसको तोड़ नहीं सकता। ठीक है, तो ढलवा लोहा जो होता है ये क्या होता है, अशुद्ध होता है। तो ये दो टाइप आपको लिखने थे। कितने प्रकार के होते हैं, दो तरह के आप लिख सकते हैं, पिटवा लोहा और ढलवा लोहा। ठीक है, और इनके बारे में ये थोड़ी बहुत चीजें जो मैंने बताई आप इसको कर सकते हैं। अब हमारे जीवन में धातुओं की उपयोगिता क्या है, तो इसके लिए मैं 2-3 पॉइंट सिर्फ आपको बताना चाहूंगी, बाकी तो आप जान ही रहे हैं। देखिए पहला चीज क्या होता है, जो धातु होते हैं ना, धातु के माध्यम से पहले एक बहुत अच्छा कह सकते हैं, बहुत लोगों को अगर हम ये बताएंगे आंसर तो शायद उनको लगे कि अरे ये कैसे हो सकता है, लेकिन ये चीजें होती हैं। पहली चीज ये जान लीजिए कि धातु जो होते हैं वो औषधि बनाने का काम करते हैं। ठीक है, औषधि के लिए उपयोगी होते हैं। ठीक है, औषधि के लिए उपयोगी। अब ये सोच रहे होंगे ये कैसे हो सकता है, तो बिल्कुल हो सकता है। अगर हम लोहे की बात कर रहे हैं तो लोहे को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, आयरन बोलते हैं, और हमारे अंदर आयरन की कमी भी होती है। ठीक है, लौह तत्वों की कमी होती है। अब हम 1 किलो लोहा नहीं खाते हैं, हमें पॉइंट्स में या बहुत समथिंग में हमें यूज होता है इसका, बहुत कम जरूरत होती है इसकी, लेकिन ये हमारे लिए जरूरी होता है। ठीक है, आप लोग देखे होंगे गाँवों में लोग अक्सर लोहे की कढ़ाई में सब्जियां बनाते, तो वो कढ़ाई से क्या होता है कि जब वो सब्जियां उसमें चलती हैं तो उसमें कुछ आयरन की मात्रा आ जाती है जो हमारे लिए बहुत जरूरी होता है। ठीक है, दूसरी चीज आप ये भी सुने होंगे कि बहुत जैसे चांदी होता है, सिल्वर के माध्यम से भी इसमें बनाया जाता है, औषधि बनाया जाता है। तो पहला चीज आप ये जान लीजिए कि धातुओं के उपयोग से हम औषधि बना सकते हैं। दूसरी चीज हम कह सकते हैं कि धातुएं जो होती हैं इनके माध्यम से हम बहुत सारे साधन बना सकते हैं। जो साधन हम बनाते हैं वो हमारे जीवन को क्या कर देते हैं, सुगम कर देते हैं, या उनको हम कह सकते हैं कि वो सरल कर देते हैं। कैसे? अब आप देखिए, अब पहले क्या करते थे कि गर्मियों के टाइम में पंखा चलाने के लिए क्या करते थे कि बांस की वो जो ऐसे पंखे मिलते थे उसको हम घुमाते थे तो हमें हवा लगता था। ठीक है, लेकिन अब हम लोहे के पंखे का यूज करते हैं, या दूसरे मेटल के जो भी कह सकते हैं कि पंखा बना होगा या कूलर, इस तरह से जो होता है, तो वो हमारे जीवन में उपयोगी होते हैं, और उन्हीं साधनों के माध्यम से हमारा जीवन क्या हो जाता है, सुगम हो जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है महाद्वीप किसे कहते हैं। ठीक, ये बहुत ही बच्चों के मन में आज तक क्लियर नहीं हो पाता, महाद्वीप, प्रायद्वीप, ठीक है, द्वीप, ये सारी चीजें बहुत सारे बच्चों के मन में चलती रहती हैं कि वास्तविक रूप से ये होती क्या है। ठीक, तो आप इसको सिंपल एक सेंटेंस में लिख सकते हैं। मैं इसको बोल दे रही हूँ और साथ में लिख भी दे रही हूँ, आप लोग ध्यान दीजिएगा। आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि वह विशाल भूभाग, वह विशाल भूभाग जो समुद्र से, जो समुद्र से ऊपर उठा हो, ऊपर उठा हो, उसे उसे महाद्वीप कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, महाद्वीप कहते हैं। बात समझ में आया? कैसे? आप देखिए, एशिया महाद्वीप हम बोल दिए, एशिया महाद्वीप बोल दिए, तो आप साइड साइड में देखेंगे एक विशाल पानी का क्षेत्र फैला होगा, और उस पानी से ये वाला हिस्सा क्या होता है, ऊपर उठा होता है। तो इस तरीके से महाद्वीप किसे कहते हैं कि जो विशाल भूभाग पूरे समुद्र से क्या होगा, समुद्र तल से ऊपर उठा रहेगा, उसी को हम क्या कहेंगे, महाद्वीप कहेंगे। अब आप देखिए, दूसरा इसी में क्वेश्चन पूछा गया है कि महाद्वीपों के नाम लिखिए, तो चलिए लिख लेते हैं। पहला महाद्वीप कौन सा आ गया, एशिया हम लिख लिए। 1 मिनट रुक जाइए, ये गलत हो गया, मैं इसको इरेज कर दूं। तो पहला कौन सा महाद्वीप आ गया, एशिया महाद्वीप आ गया। आपको पता होगा कि जनसंख्या और क्षेत्रफल दोनों के हिसाब से ये बहुत बड़ा है, एशिया महाद्वीप हो गया। दूसरा कौन सा हो गया, अफ्रीका हो गया।
तीसरा क्या हो गया? तीसरा उत्तरी अमेरिका हो गया, उत्तरी अमेरिका हो गया। चौथा क्या हो गया? चौथा दक्षिणी अमेरिका हो गया, दक्षिणी अमेरिका हो गया। इसको अमेरिका। पांचवा क्या हो गया? पांचवा हो गया अंटार्कटिका, अंटार्कटिका अभी बताए हैं आप लोगों को, अंटार्कटिका हो गया। ये भी गलत लिखा गया, वेट मैं इसको सही कर देती हूँ। अंटार्कटिका, इसके बारे में बताएं कि ये दक्षिणी ध्रुव में पड़ेगा, अंटार्कटिका। ठीक, इसके बाद छठा क्या हो गया? छठा आपका यूरोप, यूरोप वाला क्षेत्र हो गया। और सातवां कौन सा है? तो सातवां पड़ेगा ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया। तो इस तरीके से सातों महाद्वीप के नाम हो गए। ठीक है, ये 7 महाद्वीप आप लोगों ने देख लिया। बहुत आसान है याद करना है, इसको भूलने वाली चीज नहीं है, सबकी जुबान पे होना चाहिए सातों महाद्वीप के नाम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, संचार का अर्थ स्पष्ट करते हुए संचार के विभिन्न साधनों की उपयोगिता बताइए। ठीक, संचार क्या होता है? पहला ही है कि संचार का अर्थ स्पष्ट करना है, मतलब हमसे पूछ रहा है कि संचार क्या होता है। तो संचार को हम कह सकते हैं कि वह माध्यम जिसके द्वारा, वह माध्यम जिसके द्वारा हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, आदान प्रदान करते हैं, वह संचार कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? संचार कहलाते हैं। ठीक है, और संचार के माध्यम क्या हो सकते हैं? तो बहुत सारे माध्यम है। पहला जैसे कि आप रेडियो में आप लोग सुने होंगे कि न्यूज आ रहा है, वो न्यूज सुनाते हैं और हम सुनते हैं, मतलब उनके विचारों को हम सुन रहे हैं। ठीक है, दूसरी चीजें क्या हो सकती हैं? तो दूसरा आपका जो इंटरनेट है प्रेजेंट टाइम में, ठीक है, क्या इंटरनेट या सोशल मीडिया हम जिसको क्या कह सकते हैं। ठीक है, सोशल मीडिया। अब सोशल मीडिया में जितना आप जाएंगे ना, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा, ये सारे सोशल मीडिया, ये सब के सब किस में आ जाएंगे? सब के सब ये संचार के माध्यम में आ जाते हैं। ठीक, इसके बाद भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि आप कह सकते हैं टीवी को आप लिख सकते हैं, या जिसको हम क्या कहते हैं? टेलीविजन कहते हैं, टेलीविजन कहते हैं। ठीक है, बहुत सारे और भी तरीके हैं। पत्र हो सकता है, किताबें हो सकती हैं, किताबें हो सकती हैं, न्यूज़पेपर हो सकता है। ठीक है, या जिसको हम क्या कहते हैं? समाचार पत्र कहते हैं, समाचार पत्र कहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि अपने माध्यम को प्रकट करने के लिए हमें बहुत सारे साधन मिलते हैं। ये हो गए विभिन्न साधन, और उपयोगिता इनकी यही है कि इनके माध्यम से हम किसी भी छोटी से छोटी जानकारी को, ठीक है, सिर्फ अपने विचारों को किसी के ऊपर लागू नहीं सिर्फ करना कह सकते हैं, किसी के विचारों को सुनना और छोटी से छोटी जानकारी को हम क्या कर सकते हैं? दूसरे तक बड़े आसानी से पहुंचा सकते हैं। ठीक है, पहले आप लोगों को पता होगा, मान लीजिए कि ये कोरोना वायरस जो प्रेजेंट टाइम में चल रहा है, अगर इसके बारे में, इस वायरस के बारे में किसी को ना पता रहता, इस वायरस के बारे में किसी को ना पता रहता, तो क्या होता कि आज जितने मर रहे हैं उससे ज्यादा लोग मरते। ठीक है, लेकिन जो साधन है, चाहे हमारे पास रेडियो हुआ, चाहे न्यूज़पेपर हुआ, सोशल मीडिया हो, इन सब के माध्यम से, टेलीविजन के माध्यम से, किताबों के माध्यम से, बहुत सारे माध्यम से हम इस वायरस के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ पा रहे हैं, जानकारी इकट्ठा कर पा रहे हैं कि कैसे इस वायरस से हम बच सकते हैं। ठीक है, तो जो हम कह सकते हैं कि उपयोगिता में, तो ये क्या करता है कि सारी जानकारियों को हमें बस बड़ी आसानी से उपलब्ध करा देता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बढ़ती हुई जनसंख्या से हम किस प्रकार प्रभावित होते हैं? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही कह सकते हैं कि एक ज्वलंत मुद्दा था उस टाइम का, अभी भी है कि कैसे बढ़ती जनसंख्या से हम प्रभावित होते हैं। तो बहुत सारे फैक्ट हैं, जैसे अगर जनसंख्या बढ़ेगी तो सबसे पहले प्रदूषण बढ़ेगा। ठीक है, क्या बढ़ेगा? प्रदूषण बढ़ेगा। ठीक, प्रदूषण बढ़ेगा।
कैसे प्रदूषण बढ़ेगा? भैया ज्यादा लोग हैं तो ज्यादा खाने की चीजें चाहिए, ज्यादा औद्योगिकरण चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज जो हमारा कह सकते हैं कि खेत है, ठीक है, खेतों को किस में बदल दिया जाएगा? खेतों को घरों में बदल दिया जाएगा, यानी कि धीरे धीरे भूभाग कम होने लगेंगे। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, भूभाग में कमी। क्या हो जाएगा? भूभाग में कमी हो जाएगी। दूसरी चीजें हम कह सकते हैं कि संसाधन में कमी हो जाएगी, ठीक है। जितने भी संसाधन हमारे लिए हैं, सारे संसाधनों में क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी, ठीक है। और जब जनसंख्या बढ़ जाएगी ना, तो गवर्नमेंट अच्छी तरीके से ध्यान नहीं दे पाएगी, ठीक है। यानी कि क्या हो जाएगा? अशिक्षा हो जाएगा, पूरे देश में अशिक्षा फैलेगा, बेरोजगारी फैलेगी, बेरोजगारी फैलेगी, ठीक है। तो इस तरीके से बढ़ती हुई जनसंख्या हमें क्या कर सकती है? प्रभावित कर सकती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? बहुत अच्छा क्वेश्चन। आप लोग बताइए, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति यानी कि देश की आजादी की बात कही जा रही है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या थे? भारत के पहले राष्ट्रपति थे। प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। वर्तमान में कुल राज्यों की जो संख्या है, देखिए अगर प्रेजेंट टाइम में 2021 की बात अगर हम कहें, तो इस टाइम में जो राज्यों की संख्या है वो घट चुकी है, ठीक है। पहले 29 राज्य थे, लेकिन जम्मू कश्मीर को निकाल करके लद्दाख और कश्मीर में करके उसको केंद्र शासित बना दिया गया, तो वर्तमान में 28 राज्य ही रह गए हैं। कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं। कुल जनपदों की संख्या कितनी है? तो उत्तर प्रदेश की बात की जा रही है, ठीक है। उत्तर प्रदेश में प्रेजेंट टाइम में 75 जनपद हैं। कितने जनपद हैं? 75 जनपद हैं, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा, सरकार पर जनता नियंत्रण कैसे रख सकती है? बिंदुवार अपनी राय दीजिए, ठीक है। यहां पर बात कही जा रही है सरकार पर नियंत्रण रखने का। किस पर? सरकार पर नियंत्रण रखने का। और नियंत्रण कौन रखेगी? जनता रखेगी। बहुत सही, अच्छी बात है, बहुत ही कह सकते हैं कि सही बात लिखी गई है। जो हमारा सरकार चलता है ना, उस पे जनता का ही शासन होता है। जनता चाहे तो इनको पूरी तरीके से नियंत्रित कर सकती है, लेकिन जाहिर सी बात है जनता नियंत्रण करना नहीं चाहती। आजकल क्या फैल गया है दुनिया भर में फैल गया है कि भैया ये तो मेरे कास्ट के, मैं इनको वोट दूंगा, भैया ये तो ये निशान है, मैं तो इनके पक्ष में हूँ। जनता अगर ये कहती कि जो गलत काम कर रहा है मैं उसके खिलाफ हूँ, जो काम सही करेगा मैं उसको वोट दूंगा, ठीक है, तो ये वो कंडीशन नहीं होती जो वर्तमान टाइम में कंडीशन हमारे देश की हो चुकी है, ठीक। तो देखिए कैसे नियंत्रण कर सकती है। पहला चीज, मतदान दे करके। क्या करके? मतदान दे करके, मतदान करके। दूसरा, मतदान करके कैसे? जो गलत काम किया उसको हम नहीं अगले साल चूज करेंगे। दूसरा हम क्या कर सकते हैं कि शांतिपूर्ण धरना दे करके, शांतिपूर्ण धरना दे करके, ठीक है। देखिए हम शांतिपूर्ण की बात कर रहे हैं, जाकर के बंदूक लेकर के मत धरना देना शुरू कर दीजिएगा, नहीं तो गवर्नमेंट बंद कर देगी, ठीक है। शांतिपूर्ण आप धरना दे सकते हैं, उनकी बातों का विरोध कर सकते हैं, ठीक है। और क्या कर सकते हैं आप? इसके बाद आप प्रेशर बना सकते हैं अपने गवर्नमेंट के ऊपर कि आप इनको बदलिए, यानी कि कह सकते हैं कि सरकार पर इस्तीफा देने का दबाव बनाकर, या इसे हम कह सकते हैं कि अगर संसद की बात करें तो लोकसभा और राज्यसभा में क्या करके, महाभियोग के द्वारा, ठीक है, महाभियोग के द्वारा, ठीक। इस तरीके से हम देखें तो सरकार पर पूरी जनता क्या कर सकती है? नियंत्रण कर सकती है, ठीक है। चलिए अभी ये 2016 का जो हमारा पेपर है उसके सारे क्वेश्चन मैंने सॉल्व करा दिए। 40 क्वेश्चन होते हैं आपके सेमेस्टर में, 40 क्वेश्चन मैंने सॉल्व करा दिया। अब हम कल इसके बाद जब भी वीडियो देखेंगे तो उस वीडियो में
हम 2017 के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और वो भी हमारे एसएसटी का ही पूरा का पूरा सिलेबस रहेगा या एसएसटी का कह सकते हैं पेपर रहेगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।